तो देखो, हम शुरू कर रहे हैं। तो आज जो है मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। जैसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था और उसको हम यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के जस्ट बगल में कितना मैग्नेटिक फील्ड था, उस वो फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, उस पर भी न्यूमेरिकल किए थे। और दो पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग वायर के बीच में फोर्स पॉइंट लेंथ कितना लगेगा, उसका भी फॉर्मूला था, उस पर भी न्यूमेरिकल, उस पर खैर हमने थोड़े ही न्यूमेरिकल किए थे। और एक है कि अगर स्टेट करंट कैरिंग वायर है और उसके बगल में कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप है जो करंट कैरिंग लूप है, तो उस पर कितना नेट टॉर्क या नेट फोर्स लगेगा। तो कुछ न्यूमेरिकल किए थे हमने, कुछ मैंने ही कराए थे थोड़े बहुत। आज मैं तुम्हें देता हूँ करने के लिए, तुम करते जाना, ठीक है। जो नहीं होंगे मैं हेल्प करता जाऊंगा। पहले क्वेश्चन समझते जाओ, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं बता रहा, मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट तो ठीक है, स्टेटमेंट लिखवाऊं तो बुक की बोलूंगा वो है, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, तुम उसमें ड्राइव फाइंड करना जो मैं बोलूंगा। जैसे कि ये एक सर्कुलर लूप है, कंडक्टिंग लूप है, मान लो कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। और इसमें जो करंट है वो I1 करंट है, और मान लो कितने एम्पियर का करंट है? 4 एम्पियर का करंट है। तो ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसमें जो करंट है वो I1 है, और वो कितना है आपका? 4 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट है। और एक और इसके अंदर सर्कुलर लूप रखा हुआ है, एक और इसके अंदर सर्कुलर लूप रखा हुआ है। और इसके अंदर जो सर्कुलर लूप रखा हुआ है उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और उसमें कितना करंट है? उसमें करंट I2 है। कितना करंट है? I2। और I2 जो करंट है वो मान लो कितने एम्पियर का I2 करंट है? I2 करंट 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। इसके अंदर जो लूप है, सर्कुलर लूप है। तो आपको एक और चीज पता है, ये दोनों ही करंट कैरिंग लूप को प्लेनर है। को प्लेनर मतलब दोनों के प्लेन एक दूसरे के ऊपर ढक लेंगे एक दूसरे को, ठीक है, सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो दोनों को प्लेनर है और को सेंट्रिक है, दोनों के सेंटर्स भी कॉमन है, दोनों के प्लेन भी कॉमन है, दोनों के सेंटर भी कॉमन है, यानी को प्लेनर और को सेंट्रिक है। ये दोनों के सेंटर है O। और छोटे वाला जो लूप है उसका मान लो जो रेडियस है, छोटे वाले लूप का जो रेडियस है, तो छोटे वाले लूप का रेडियस ले लेते हैं। तो ये छोटे वाले लूप का रेडियस आएगा, वो आपका R1। ये छोटे वाले लूप का रेडियस को बोल दे रहे हैं हम R2 बोल दे रहे हैं। कितना बोल दे रहे हैं? R2 बोल दे रहे हैं। और ये मान लो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। जो R2 है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बड़े वाला लूप है, जो बड़े वाला लूप है, ये इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो मान लो R1 है। कितना है? R1। और बड़े वाले लूप का जो रेडियस होगा मान लो वो कितना है? वो आपका है 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो देखो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, मैंने क्वेश्चन को पूरा डिस्क्राइब कर दिया, मैंने कोई स्टेटमेंट में आपको बताया नहीं। दो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, एक बड़े वाला सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R1 40 सेंटीमीटर है, जिसमें करंट I1 है 4 एम्पियर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एक छोटा करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप है, और इसका रेडियस कितना है? R2 है, जो छोटा रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और इसमें करंट 2 एम्पियर का I2 करंट, और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों ही लूप कोसेंट्रिक और कोप्लेनर है। तो इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्वेश्चन अभी ये है, क्वेश्चन है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कुलर लूप। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप फाइंड करो, 5 मिनट है आपके पास, और फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। 5 मिनट है, सॉल्व कर लो, फिर मैं करा देता हूँ जल्दी से। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता है और उसमें करंट अगर होता है, आई करंट है मान लो, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता था म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। आर आपका होता था रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, आर क्या होता था? रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। हाँ बेटा बोल बेटा। सर 6 पाई इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। ठीक है, देख लेते हैं, करते हैं हम। ठीक है, देखो ये कितना बताया बेटा तूने नेट मैग्नेटिक फील्ड? 6 पाई इंटू 10 की पावर -6 -6 टेस्ला। हाँ बेटा, सर 2 पाई इंटू 10 की पावर क्या कह रहा है बेटा? 2 पाई इंटू 10 की पावर -6। 2 पाई इंटू 10 की पावर -6। चलो अलग अलग सबके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अभी किसका ठीक है। अच्छा डायरेक्शन भी बताओ, आउटवर्ड है कि इनवर्ड है नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? आउटवर्ड। आउटवर्ड नॉर्मल है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, आउटवर्ड सर, नॉर्मल 2 है पाई कि होगा। इनवर्ड नॉर्मल है, और वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक 2 है, पाई होगा सर। 2 पाई है, गलत था तेरा? हाँ सर, वो ठीक मैंने है, गलती और से डायरेक्शन क्या थी? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड। ठीक है, यही आ रहा है सबका, समझाना है तो मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से बता दे रहा हूँ। बड़े वाला जो करंट कैरिंग लूप है, बड़े वाला करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा बी। मैग्नेटिक फील्ड होता था करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो बड़े वाले लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और कितना करंट है? I1 करंट है। और बड़े वाले लूप का रेडियस कितना है? R1, तो वो कितना हो गया? R1, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? B1। तो बड़े वाले करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है, वो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2r1 है, और वो क्लॉकवाइज करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर? क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्ड नॉर्मल। तो B1 की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड नॉर्मल। B1 की डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल, क्रॉस से दिखा देते हैं, इनवर्ड नॉर्मल बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही छोटे वाले लूप की वजह से कितना होगा? B इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r है। तो छोटे वाले करंट कैरिंग लूप की वजह से, छोटे वाले करंट कैरिंग लूप में करंट कितना है? I2 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B2 है, और रेडियस कितना है सर्कुलर लूप का? R2 है। और इसकी वजह से इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या? राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो क्या आया? आउटवर्ड नॉर्मल। क्या आया? आउटवर्ड नॉर्मल आया। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू डालते हैं, जल्दी से इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो I1 तो आपका 4 था, ठीक है, I2 जो आपका था वो 2 था, और R1 जो आया था आपका, R1 है 40 सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या है? 14 × 10 की पावर -2। और R2 जो है वो कितना है? R2 जो है वो आपका है 10 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 10 × 10 की पावर -2। यही है, कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 20 हो जाएगा। और ये 10 की पावर 2 किधर चला जाएगा? ऊपर हो जाएगा, यानी ये 100 है, ये कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 म्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -1 है, तो ये 10 म्यू नॉट हो गया। ठीक है, कितना आ गया? ये 10 म्यू नॉट आ गया। तो अब अगर हम देखें तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, खुद ही देखो। B1 इज ग्रेटर देन B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा B1 - B2। तो B1 - B2 वैल्यू डाल दो, 10 म्यू नॉट -5 म्यू नॉट कितना हो जाएगा? 5 म्यू नॉट आ जाएगा। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बड़े की डायरेक्शन में। B1 B2 से, और B2 B1 से बड़ा था, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो B2 की डायरेक्शन में होगा। तो B2 किधर था? आउटवर्ड नॉर्मल, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल होगा। म्यू नॉट की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10 की पावर -7 टेस्ला। तो ये 4 5 जा कितना हो गया? 20, जीरो हटा दो, कितना हो गया? 10 की पावर -6। तो 2 पाई × 10 की पावर -6 टेस्ला, और क्या आ जाएगा बेटा? आउटवर्ड नॉर्मल आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट मुझे बताना भी पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को फॉर्मूला भी नहीं पता, नहीं आ रहा हो, तो मैं, और आप लोग आंसर भी चेक कर लो। अगला देखते हैं बेटा, अगला आप देखना, खुद से करना। ये एक स्टेट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग माननी है वो मान लो, वेरी लॉन्ग माननी है वो मान लो।
तो ये स्टेट करंट कैरिंग वायर XY है, स्टेट करंट कैरिंग वायर XY है। इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके बगल में एक और वायर रखी है और वो भी स्टेट करंट कैरिंग वायर है, पर वो इसके पैरेलल रखी है। तो एक और वायर है, ये वायर ले लेते हैं हम। कौन सी वायर ले ली हमने, MN वायर ले ली। कौन सी वायर ले ली, MN वायर ले ली। तो MN भी एक स्टेट करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट मान लो किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। कितना करंट है, मान लो इसमें करंट कितना है, I2 करंट है। कितना करंट है, I2 करंट है। I1 I2 करंट की वैल्यू देख लेते हैं। मान लो I1 करंट है 4 एम्पियर और I2 करंट जो है वो है 10 एम्पियर। ये है I1 करंट 4 एम्पियर, I2 करंट 10 एम्पियर। और XY और MN दोनों स्टेट करंट कैरिंग वायर है और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो R है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लेते हैं। कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ exerted on MN wire, exerted on MN wire due to XY wire. Find the net magnetic force per unit length exerted on MN wire due to XY wire. MN वायर पे नेट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है MN वायर पे। MN वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड, MN वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। और किसकी वजह से, XY वायर की वजह से। तो सीधा सा फॉर्मूला है। आया किसी का आंसर, देखो आपको समय दे रहा हूँ सर 1.10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कितना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो आएगा 1.6 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। यही है बेटा, किसी और का भी आया ये, किसी और बच्चे ने भी किया। चलो हम कर लेते हैं इसको। आपको पता है बेटा, दो करंट कैरिंग वायर है, नेचर कैसा होगा फोर्स का, फोर्स कैसा नेचर का होगा, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव होगा। तो MN वायर को XY वायर रिपल करेगी तो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड लगेगा, टुवर्ड्स राइट। क्योंकि नेट फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। नेट फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, बड़ा आसान है। दो स्टेट करंट कैरिंग वायर अगर होंगी तो उस पे जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था, याद करो। फोर्स लगता था μ0/4 पाई और 2I1 I2 L/R। अरे कितना होता था, L/R। ये आपका फोर्स होता था। तो μ0/4 पाई 2I1 I2 L/R। तो I1 की वैल्यू डाल देते हैं, वो तो हो गई 4, I2 आपका है 10। दोनों वायर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻2। और μ0/4 पाई की पूरे की वैल्यू होती है, μ0/4 पाई की वैल्यू जो आती है वो आती है 10⁻⁻7। और पर यूनिट लेंथ के लिए निकालना है तो लेंथ कितना ले लेंगे, लेंथ यूनिटी ले लेंगे, 1 मीटर ले लेंगे। तो लेंथ 1 मीटर ले लो, यूनिटी ले लो। पर यूनिट लेंथ के लिए निकालना है, कितना हो जाएगा, 1 तो हटा ही दो, कितना हो जाएगा ये 80 और अपॉन 5 है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻2 यानी 100 है। 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 हटाई दो, कितना है 10⁻5, कितना हो जाएगा 16 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर, वही एक ही बात है। पॉइंट में ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। फोर्स आ गया। और ये फोर्स कैसा होगा बेटा, इसमें करंट ऊपर जा रहा है और इसमें करंट किधर जा रहा है, नीचे। करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपल करेगी, दोनों वायर एक दूसरे को रिपल करेगी। तो फर्स्ट वायर सेकंड वायर को रिपल करेगी इतने ही फोर्स से, और सेकंड वायर भी फर्स्ट वायर को ही रिपल करेगी इतने ही फोर्स से। कोई नहीं, ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल था।
ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। देखते हैं अगला, देखते हैं। ये एक आपकी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये आपकी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। कितना करंट है, किस डायरेक्शन में, कुछ नहीं पता भाई, पर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। इसमें करंट कितना है उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, उसकी डायरेक्शन भी नहीं पता है। ठीक है, ये एक्स वाई मान लो वायर ले ली, तो एक्स वाई आपकी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो गई, और इसमें किस डायरेक्शन में करंट है और कितना मैग्नीट्यूड है करंट का हमें नहीं पता, वही फाइंड करना है। यानी डायरेक्शन ऑफ करंट भी फाइंड करनी है कि करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है या करंट राइट से लेफ्ट आ रहा है। करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा रहा है करंट, और करंट का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है कि भाई इसमें करंट कितना हो और उसकी डायरेक्शन। इसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया है, इसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया है। इस रेक्टेंगुलर लूप की जो लेंथ है, इस रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ जो है, इस रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगुलर लूप की जो विड्थ है, रेक्टेंगुलर लूप की जो विड्थ है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर लूप है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर लूप है, लेंथ 10 सेंटीमीटर और विड्थ ब्रेड्थ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। और इस लूप का मास भी, यानी पी क्यू आर एस जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका मास है, उसका मास है 2 मिलीग्राम। ध्यान देना, 2 मिलीग्राम, उसका मास है 2 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम है, एमजी, एमजी है मिलीग्राम में, तो मास जो है उसका वो 2 मिलीग्राम है। मैं एम नहीं लिख के पूरा मास ही लिख दे रहा हूँ, यानी मास ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, मास ऑफ रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, रेक्टेंगुलर लूप का मास 2 मिलीग्राम है। यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आप कंसीडर करना वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेके चलना। ठीक है, और ये भी एक करंट कैरिंग लूप ही है, ये भी एक करंट कैरिंग लूप है। इसमें जो करंट चल रहा है, मान लो क्लॉकवाइज चल रहा है, इसमें करंट कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। कितना करंट है, मान लो इसके अंदर I1 करंट है और वो है 4 एम्पियर का करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कर रहा है, चल रहा है। किस डायरेक्शन में, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से बी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 एम्पियर का करंट है। और ये जो लूप है, ये जो लूप है वो नीचे जो इसके पैरेलल एक वायर रखी हुई है, एक्स वाई वायर, उससे कितने डिस्टेंस पे है, उससे जो है इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यानी ये जो लूप है, लूप का एस आर जो है एज, वो 2 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम दी करंट कैरिंग वायर एक्स वाई। तो एक्स वाई जो करंट कैरिंग वायर है उससे 2 सेंटीमीटर अवे है एस आर जो है। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो लूप है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे आ जाए, किस पे आ जाए, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे आ जाए। यानी अगर पी क्यू आर एस इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे है, पी क्यू आर एस अगर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे है, यानी हवा में स्टेशनरी कंडीशन पे है, रेस्ट की कंडीशन पे है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्स वाई वायर। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्स वाई वायर। एक्स वाई वायर में करंट कितना है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो और उसकी डायरेक्शन फाइंड करो, अगर ये पी क्यू आर एस लूप जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन पे है। करना बेटा, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, मैं समझा दे रहा हूँ स्टेटमेंट को ही। ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओ जल्दी से। करो बेटा इसको जल्दी से आप लोग।
हुआ बेटा किसी से? सर 7 एम्पियर आएगा लेफ्ट टू राइट। 7 एम्पियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है और 7 एम्पियर है, इस डायरेक्शन में करंट है। और कितना करंट है, मान लो उसको I2 करंट मान लेते हैं, तो कितना है 7 एम्पियर, ये आ रहा है। देख लेते हैं किसी और का आया है कि नहीं आया, फिर मैं करा देता हूँ। हाँ बेटा 6 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरा। 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, कोई नहीं मैं करा देता हूँ, मैं अभी 1 मिनट जल्दी से करा भी देता हूँ। हाँ मैं करा देता हूँ। सही है सर, 7 पॉइंट कुछ आएगा। 7 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 आ रहा है ना। इसको मुझे कराना है कि मैं कराऊं कि नहीं कराऊं? मैं अगला क्वेश्चन दूं कि इसको मैं कराऊं? मैंने लास्ट क्लास में बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, कहोगे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। सर अगला करवा दो। अगला करा दूं, ठीक है। ये लास्ट क्लास में ऐसा मैंने एक कराया था, याद होगा। अगर किसी सर को दिक्कत है मैग्नीट्यूड तो बता दो सर, बस मैग्नीट्यूड वाला। मैग्नीट्यूड बता दूं तो देख, ऐसे देख लेते हैं। देख बेटा पहली चीज तो देखते हैं, मान लो हमें नहीं पता इसमें कितना करंट उरंट है, हमें यही नहीं पता। मान लो कुछ करंट तो है, करंट कैरिंग वायर है एक्स वाई, तो करंट तो है इसमें। तो मान लो इसमें करंट I2 है, कितना करंट है भाई? I2 है। अब किधर जा रहा है? राइट लेफ्ट, ये बात की बात है भाई। PQRS है, तो इस पे वेट तो हमेशा किधर लगता है? वेट जो होता है, वेट तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट कितना होगा बेटा? mg लगेगा। अरे वेट कितना लगेगा बेटा? mg लगेगा, तो वेट mg लगेगा, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन में आएगा, तभी ये इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन में आएगा। तो वेट को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स लगना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, तब ये इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। ये रिपल्सिव फोर्स वेट को क्या करे? बैलेंस कर दे। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमें पता है कि इसमें करंट इधर जा रहा है, तो अगर नीचे वाली वायर में करंट लेफ्ट ही चला जाएगा तो ये तो अट्रैक्ट करेगी, तो लेफ्ट ही नहीं जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए? राइट जाना चाहिए, ताकि नीचे वाली वायर ऊपर वाली वायर को क्या करे? रिपल करे। तो इस पे तो रिपल्सिव फोर्स लगे F1, ठीक है, किस वाले एंड पे? SR पे, SR पे। और PS पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, QR पे कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, और PQ पे फोर्स लगेगा नीचे, कितना लगेगा? F2। और हमें पता है जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है? नेट फोर्स जो होता है F1 इज ग्रेटर होगा किससे? यानी रिपल्सिव फोर्स यानी पूरे लूप पे 2 फोर्स लग रहे हैं, इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, PS पे, QR पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, PQ पे अट्रैक्टिव लग रहा है और SR पे रिपल्सिव लग रहा है। और हमें पता है F1 इज ग्रेटर देन F2 है। क्यों? क्योंकि SR पास में है और PQ दूर है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? F1 माइनस F2, और वो भी कैसा होगा? रिपल्सिव होगा नेट फोर्स, यही है। F1 निकाल सकते हैं हम, F1 कितना आ जाएगा? तो F1 की वैल्यू जो है, फोर्स जो होता है, याद करो दो वायर के बीच में जो फोर्स था वो कितना होता था? म्यू नॉट 2I1I2 L, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, और अपॉन में क्या हो गया? R है, यही है। तो बस R अलग अलग लेना है। तो पहले F1 निकालना, तो F1 है, तो F1 के लिए हम देखेंगे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R1। तो R1 हमारा 2 सेंटीमीटर है। कितना है भाई R1? 2 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 10⁻⁻7 है, ठीक है। और R1 जो है ये डलेगा, R1 की वैल्यू F1 आएगा। R1 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 × 10⁻⁻2 है। 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 या 10 की बार, तो ये क्या रह जाएगा? 5 रह जाएगा, यही है। लेंथ की वैल्यू डालेंगे, SR की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻², 10 × 10⁻², यानी 10⁻1, तो कितना? 10⁻6। और I1 कितना है? 4 है, तो ये 4 है, तो 4I2 × 10⁻6, तो ये तो F1 आ गया, ये तो F1 आ गया, तो ये F1 आ गया। अच्छा अगला देखते हैं, F2 भी देखते हैं भाई। क्या देखते हैं? F2, F2 भी निकाल सकते हैं। F2 यानी किस पे? PQ। F1 तो निकाल लिया हमने, नीचे वाली वायर, इन पे तो लगेगा नहीं, साइड वालों पे। F2 देख लेते हैं, तो F2 जो हो जाएगा वो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई,
और कितना है 2I1 I2 L बाय, अब जो ये डिस्टेंस है भाई इसको पूरे को क्या लेंगे, दोनों के बीच का, यानी PQ और XY वायर के बीच का डिस्टेंस, PQ और XY वायर के बीच का डिस्टेंस, तो ये R2 होगा, तो R2 अपॉन में R2 हो जाएगा। तो वैल्यू डालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 है। और लेंथ अगर हम देखें तो लेंथ कितनी आ जाएगी, अब जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ तो वही सेम रहेगी, तो PQ की भी लेंथ वही है, कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये 5 है और ये कितना था 2 था, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो ये 7 इंटू 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 20/7 हो गया। और I1 की वैल्यू डाल देंगे, 4 है, तो ये 80/7 हो गया, 80/7 I2 इंटू 10 की पावर -7, तो 8 हटा देंगे तो ये 10 की पावर -6। साफ पता चल रहा है किसकी वैल्यू डाल ज्यादा है, F1 बड़ा है तो वैल्यू डालेंगे, अगर हम दोनों की वैल्यू डालेंगे कितना हो जाएगा, वैल्यू डाल दो दोनों की F1 F2 की, तो कितना हो जाएगा 4I2 इंटू 10 की पावर -6 -8/7 I2 इंटू 10 की पावर -6। और इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम I2 ले सकते हैं कॉमन, और 10 की पावर -6 ले सकते हैं, तो I2 चला जाएगा और 10 की पावर -6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 जा कितना हो गया 28 हो गया, तो ये 20/7 आ गया, 20/7 तो फोर्स आ गया, ये आ गया, इसको भी हटा देते हैं, तो ये 10 की पावर 5 आ गया, ये आ गया नेट फोर्स। नेट फोर्स किसको बैलेंस करना चाहिए बेटा, जो नेट फोर्स है वो वेट बैलेंस करेगा, तो नेट फोर्स ना वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट जो मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए लूप पे वो रिपल्सिव होना चाहिए, क्योंकि वेट तो नीचे लग रहा है तो फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो रिपल्सिव होना चाहिए, तो यानी ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए वो वेट के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। तो वेट नीचे है तो फोर्स ऊपर है, डायरेक्शन तो ऐसे ले ली हमने, इसीलिए किधर से किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। वेट की वैल्यू डाल दो, वेट है mg, और नेट फोर्स की वैल्यू डाल दो, नेट फोर्स कितना है बेटा 2/7 I2 इंटू 10 की पावर -5। जी कितना होता है बेटा, जी 10 है, और मास कितना है 2 मिलीग्राम है, 2 मिलीग्राम, तो 2 मिलीग्राम है तो 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, और 2 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम, ये किलोग्राम में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी 10 की पावर कितना आ जाएगा -5, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 से क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पूरी वैल्यू आ गई 7 एम्पियर, परफेक्ट आंसर आ गया एकदम, 7 एम्पियर करंट होगा किधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अगला देख लेते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये स्टेट करंट कैरिंग वायर है, ये एक स्टेट करंट कैरिंग वायर है, तो ये स्टेट करंट कैरिंग वायर है, XY वायर मान ली मैंने इसमें, और इसमें करंट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें करंट किधर जा रहा है भाई, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना करंट जा रहा है इसमें, I करंट जा रहा है या I1 करंट जा रहा है, मान लो कुछ भी लेना है तो ले लो, 3 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट हो गया। तो इससे कुछ दूरी पे एक सर्कुलर लूप भी रखा हुआ है, तो ये तो आपके पास है XY, आपका क्या है, XY आपका एक स्टेट करंट कैरिंग वायर है, करंट कितना है बेटा उसमें 3 एम्पियर है, इससे कुछ दूरी पे राइट साइड हमने एक सर्कुलर लूप भी रख दिया, क्या रख दिया हमने, एक सर्कुलर लूप रख दिया हमने, तो ये सर्कुलर लूप रख दिया, इसमें भी मान लो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट मान लो चाहे क्लॉकवाइज मान लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मान लो, तो मान लो इसमें भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया I2 करंट फ्लो कर रहा है, अरे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, और I2 जो करंट है वो मान लो कितना है, I2 करंट जो है वो है 9 एम्पियर का है, कितना है 9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये इसका सेंटर है, सेंटर इसका है O, तो देखो दो चीजें साथ साथ ही है,
ये एक्स वाई एक स्टेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I1 है 3 एम्पियर का, और ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट I2 है जो क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है 9 एम्पियर का, और सेंटर है O। और इसमें देखते हैं जो रेडियस है इसका, किसका, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप जो है उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है वो मान लो 20 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया, ठीक है। और जो लूप है, जो लूप है वो देखते हैं बेटा, लूप का ये वाला जो एंड है, पास वाला एंड, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर से, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वायर से है वो 22 सेंटीमीटर है। कितना है? या 4 सेंटीमीटर ले लिया, 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो सबसे पास वाला जो टेंजेंशियल हिस्सा है किसका, सर्कुलर लूप का, वो वायर से कितने डिस्टेंस पे है? 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अब देखो इसमें इसमें बोल क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O एज शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, फिगर के हिसाब से सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एज शोन इन द फिगर। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से अगर हम देखें, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब दोनों की वजह से होगा, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से भी होगा और इस वायर की वजह से भी होगा। और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है और उसका वेक्टर सम करना है। क्या करना है बेटा? वेक्टर सम करना है। तुम्हारे पास 2 मिनट 3 मिनट है या 5 मिनट ले लो, तुम करो, फिर मैं कराता हूँ। करो। करो बेटा। विजय, पंकज, मोनू, तुम लोग नहीं किसी को ही कर पाए बेटा? सर बस हो ये गया। पंकज बाबू कर रहा हूँ सर। ठीक है। 30.76 इंटू 10 की पावर -6 आ रहा है। प्रिंस का, प्रिंस बोल रहा है भाई। सर पंकज पंकज, अच्छा कितना बता रहा बेटा पंकज? 30.76 30.76 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -6, ठीक है। 10 की पावर -6 इतने टेस्ला आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल है कि इनवर्ड नॉर्मल है? सर आउटवर्ड इनवर्ड नॉर्मल कि नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल? सर इनवर्ड। इनवर्ड नॉर्मल है, ठीक है। किसी और ने किया बेटा? किसी और ने किया? करा दूं मैं, हो जाएगा? 28.51 आ रहा हूँ इंटू 10 की पावर -6। ठीक है। कमल, तूने नहीं किया अब तक? कमल, यस सर। नहीं निकला तेरा बच्चा? श्रेया, तेरे को आया बेटा? तेरा हुआ? श्रेया, लावण्या, गीता, नहीं हुआ बेटा किसी का भी?
कराता हूँ मैं, 1 मिनट में कराता हूँ। कराऊं बेटा, मैं कराऊं या हो जाएगा आप लोगों से? कराऊं? करा देता हूं मैं, एक बार जल्दी से देख लो बेटा क्या होगा। देखो, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट कैसे चल रहा है बेटा? क्लॉकवाइज चल रहा है। कितना करंट है? I2 करंट है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, कैसे? राइट हैंड लेंगे, करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड नॉर्मल। तो इसकी वजह से अपना मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, और B2 होगा इनवर्ड नॉर्मल। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होता है? 2R होता है। अरे म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होता है? 2R होता है। यही है। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2R। वैल्यू डालते हैं। करंट कितना है भाई इसमें? I2 है, रेडियस R है, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है I2, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड नॉर्मल होगा। कितना होगा? इनवर्ड नॉर्मल होगा। वैल्यू डाल देते हैं बेटा। I2 तो 9 है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर तो मीटर में कितना है? 10 की पावर माइनस 2 मीटर में डालेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू डाल दो, वो है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। कितना हो जाएगा? ये ये हट गया कि 10 की पावर माइनस 1, ये कितना हो गया? 4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 9 पाई आ गया। ये 10 की पावर माइनस 6 आ गया। इतने टेस्ला तो आ गया किधर? इनवर्ड नॉर्मल आ गया। कितना आ गया? इनवर्ड नॉर्मल। ये तो इसकी वजह से आ गया, ये तो इसकी वजह से है। किसकी वजह से? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से आया। इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से आया भाई, ठीक है? तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से आया भाई। इस वायर की वजह से भी तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो वो कितना होगा देख लेते हैं। राइट हैंड लेंगे, हमको करंट की डायरेक्शन में रखा, I1 ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड नॉर्मल। एक्स से वाई जा रहा है, करंट किधर जा रहा है बेटा? करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड नॉर्मल। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1। तो देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा O पे, वो इनवर्ड नॉर्मल होगा, और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 था, वो भी इनवर्ड नॉर्मल है। तो हमें पता है B1 कितना आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई R होता है, ठीक है? इसमें जो R की वैल्यू डालेगी वो क्या डालेगी भाई? इतना तो ये वाला एंड था, और उसके बाद सेंटर कितनी दूर था? ये रेडियस था, ये रेडियस था, ये रेडियस था। कितना रेडियस था भाई? 20 सेंटीमीटर का रेडियस था। कितना हो जाएगा? पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इसके लिए जो R की वैल्यू आएगी, ये पूरा अब R, इसके लिए ये R होगा। कितनी दूर है ये पॉइंट? तो वो 24 सेंटीमीटर है, यानी 24 इंटू 10 की पावर माइनस 2। करंट, इसमें करंट कितना है भाई? I1 करंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1 है। करंट कितना है बेटा? 3 एम्पियर का है। और म्यू नॉट की वैल्यू डाल दो, तो म्यू नॉट की वैल्यू डालोगे कितनी आएगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया ऊपर 2, ठीक है? फिर ये कैंसिल, कितना आ जाएगा? 12। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 4। और ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर तो 10 की पावर माइनस 5, तो 1/4 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो आप So B2 तो 9 10/4 पाई इंटू 10 की पावर 8 आ रहा है ना, -8। क्या बेटा? B2 सर हाँ, 9 पाई इंटू 10 की पावर -8 आ रहा है सर। -6, -6 सबका यही आ रहा है ना बेटा? -6 आ रहा है ना? देख लेते हैं, देख। सर -6 ही है। -6 ही है बेटा। वो सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट किया क्या तूने? सेंटीमीटर में नहीं डालते बेटा, मीटर में डालते हैं। कितना हो जाएगा? 10/4 है, 10/4 कितना हो जाएगा? 10/4 आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है? अब तो आपको पता ही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 भी अंदर, B2 भी अंदर, क्या हो जाएगा? वेक्टर एडिशन है, तो B1 प्लस B2, तो दोनों को ऐड कर दो, उसमें टेस्ला आ जाएगा। किधर आ जाएगा? इनवर्ड नॉर्मल आ जाएगा। अब तो निकाल लोगे आंसर, ठीक है? लगभग हो ही गया है, तो अब आप अपना खुद कर लेना।
आगे देखते हैं बेटा। मान लो ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सेंटर है, ठीक है। ये दो आर्क है, आर्क वाला मैंने आपको बताया था ना एक दिन, तो आर्क वाला बताया था पिछली क्लास में ही कराया था मैंने। तो ये मान लो सेंटर ओ है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। कितना है? 10 सेंटीमीटर का। और ये जो है ये आपका जो है वो कितना है, मान लो वो 5 सेंटीमीटर का है। कितना है? 5 सेंटीमीटर का। और इसमें करंट चल रहा है, कितना करंट चल रहा है? आई करंट है, 8 एम्पियर का करंट है। और मान लो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। कैसे चल रहा है बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। और ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री या 45 मतलब इसको आप ऐसा ले लो, जो है इस एंगल को ले लो आप, जो है 360 डिग्री ले लो, 60 डिग्री ले लो। तो ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल तो आपका 60 डिग्री है। छोटे वाला जो आर्क है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर बन रहा है। बड़े वाले आर्क का रेडियस आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? 10 + 5 यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनमें करंट कैसे चल रहा है बेटा? करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। कितना करंट चल रहा है? 8 एम्पियर का। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। एंट्रेंस टाइप था, वैसे एनसीईआरटी का में नहीं है, ये सीबीएसई में। एक कर लो, कोई बात नहीं, एक मैंने कराया था, एक तुम कर लो। ज्यादा किसी को अगर एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो अपना घर पे प्रैक्टिस करना, बाकी एसएल में दे रखे हैं इस टाइप के, आपको मिल जाएगी। करो एक ये इस टाइप का करो। करवाऊं बेटा? ये भी मैं ही कराऊं या हो जाएगा? सर हो जाए। हो जाएगा, करो बेटा, 5 मिनट है तुम्हारे पास। So 8 pi by 45 into 10 की पावर -7 आ रहा है। वाजिबा पोनू, तू क्या है, तू बड़ा गजब जल्दी कर लिया। अब इसमें ये कितना बताया बेटा तूने मोनू? 8 pi by 45 into 10 की पावर -7 8 पाई बाय 45 into 10 की पावर -7। -7 टेस्ला। यस इनवर्ड आउटवर्ड? ये भाई नहीं है सर, रुको। अरे सीधा है यार, कॉन्सेप्ट है, ये देखना पड़ेगा। इनवर्ट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्ट हो जाएगा सर। इसमें तो क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड है, ठीक है। और इसमें भी क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड है, तो इनवर्ड ही तो आएगा दोनों की वजह से। क्या होगा? इनवर्ड ही तो है भाई, इसमें क्लॉकवाइज इसमें भी क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड आएगा, इनवर्ड नॉर्मल है। कराऊं? हो जाएगा, बहुत आसान था। इसके लिए मैंने वो बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आपको। मैंने आपको बताया था कि देखो जो पूरा जो लूप होता है, पूरा सर्कुलर लूप होता है, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो होता था म्यू0 I अपॉन में कितना होता था? 2R होता था। म्यू0 I अपॉन में क्या होता है? 2R।
अगर पूरा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता था। लेकिन अगर आपका उसमें एक छोटा सा आर्क ही है, करंट कैरिंग आर्क है, तो आप ले सकते हो थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 ले सकते हो। तो मान लो एक छोटे वाला जो है, छोटे वाला आर्क लेते हैं, ये वाला आर्क, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ समझ जाने के लिए। ये छोटे वाला आर्क यहाँ से लेके यहाँ तो तक थोड़ा है, सा ये छोटे मिस्टेक वाला हो गया आर्क। मेरा, हम्म, थोड़ा 8 सा बाई मिस्टेक हो 9 गया। आ रहा है कोई बात नहीं, देख सर। लेते हैं। तो कोई नहीं, तुम चेक कर लेना। छोटे वाला जो आर्क है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, B1 होगा। और ये वाला एंगल मान लो कितना है, θ1 है, कितना है, θ1। और इसमें करंट तो I है, और इसका रेडियस R1 होगा, इसका रेडियस R1 होगा। तो एंगल डाल दो इसका, इसका एंगल θ1 यानी कितना है, 60 डिग्री। इसका रेडियस R1 है, R1 कितना लोगे भाई, 5 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻², मीटर में डालेंगे। और करंट 8 एम्पियर है, तो करंट डाल दोगे 8 एम्पियर, यही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6। ये कितना हो जाएगा 1/6 है, ये कितना हो जाएगा 10 है, ये कैंसिल 10⁻⁻1, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 80। तो ये क्या हो जाएगा 80/6 म्यू नोट। म्यू नोट की वैल्यू डाल ही दो, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7। तो ये हटा देंगे, 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, कितना है, फिर कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा, अपोन में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 16π/3 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये तो छोटे वाले आर्क की वजह से आ गया। ठीक है, इसकी वजह से होगा नहीं, इनकी वजह से होता नहीं है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, इनकी वजह से तो होगा नहीं। तो बड़े वाले की वजह से देख लेते हैं, बड़े वाले की वजह से कितना होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो बड़े वाले की वजह से अगर आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको बड़े वाले का रेडियस चाहिए। तो बड़े वाला जो आर्क है उसका रेडियस आप निकाल सकते हो। बड़े वाले आर्क का रेडियस R2 है, वो कितना हो जाएगा, वो 10 + 5 हो जाएगा। ये 10 था और ये 5 था, तो ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये 5, ये 10 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो B2 कितना हो जाएगा, उसके लिए भी क्या है, कैसे करंट चल रहा है बेटा, इसमें भी क्लॉकवाइज है। तो बड़े वाले आर्क की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, B2 होगा, किधर होगा, इनवर्ट नॉर्मल। B2 होगा, किधर होगा, इनवर्ट नॉर्मल होगा। कितना होगा ये, म्यू नोट I/2R, म्यू नोट I/में कितना होगा 2R होगा। I की वैल्यू डालोगे। और लेकिन हमें तो ये पूरा सर्कुलर लूप तो है नहीं, तो इसमें तो ये एंगल डलेगा, ये इतना ही एंगल रह गया। आप तो नीचे वाला तो ये θ1 एंगल था 60 डिग्री, तो ये बड़े वाला एंगल होगा θ2। तो θ2 कितना एंगल होगा 60, ये हो गया, तो बचा हुआ ये होगा, पूरा 360 होता है। तो θ1 + θ2 कितना होगा, θ1 + θ2 360 होता है। θ1 ही 60 है, तो θ2 कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 आ गया। तो θ/360 है, तो θ2/360 हो जाएगा। करंट तो आई रहेगा, रेडियस R2 हो जाएगा। तो θ2 कितना हो गया भाई 300 हो गया, करंट 8 हो गया, R कितना हो गया बेटा 15, तो 15 × 10⁻⁻2 ये है। कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 10⁻2 ऊपर यानी 100 आ गया ऊपर। ठीक है, आप डिवाइड करते जाओ, डिवाइड कर दो, ये हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3000 हो गया। ठीक है, 15 2 जा कितना आ गया आपका, ये 30 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 100 आ गया। कितना हो जाएगा 800/36। म्यू नोट की भी वैल्यू डालो। म्यू नोट की वैल्यू है 4π × 10⁻⁻7, 4π × 10⁻⁻7। तो इसको 0 हटा दो, 10⁻⁻6 के रूप में ही रखो। ठीक है, और कैंसिल कर दो, कितने पे आ जाएगा 9 पे आ गया। तो इतना ये आ गया ये। अब आप सोल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B1 भी अंदर है, इनवर्ट नॉर्मल, B2 भी अंदर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 + B2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लोगे, उतने टेस्ला आ जाएगा, उतने टेस्ला आ जाएगा। तो इस टाइप के एंट्रेंस के क्वेश्चन है, आपको करना चाहो, आप इंटरेस्टेड हो तो कर लेना। मैंने 2 करा, एक पहले बताया था, एक ये करा दिया। CBSE में तो नहीं आएंगे, NCERT है भी नहीं। अगला देखते हैं बेटा, एक टाइप का और देखो। ठीक है, वो अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है।
देखो ये सर्कुलर एक लूप है पर करंट कैरिंग लूप नहीं है। मान लो एक रिंग ही समझ लो आप, ये आपकी एक मेटेलिक रिंग है, ये आपकी एक मेटेलिक रिंग है, तो सर्कुलर लूप है मान लो। मैंने एक काम किया, मैंने इसके 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया कहीं पे, एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने कहीं पे, 2 पॉइंट ले लिए मैंने, और यहां से वायर कनेक्ट कर दी कॉपर की, इधर भी कॉपर की वायर कनेक्ट कर दी, इधर भी कॉपर की वायर कनेक्ट कर दी। इन पॉइंट को नाम देना चाहो तो नाम दे दो, मान लो mn दे दिया हमने, क्या दे दिया, mn पॉइंट दे दिया। और मैंने फिर क्या काम किया, मैंने इसको तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इस वाले को, इस वाली वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरी बैटरी हो गई, कितने भी वोल्ट की हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी हो सकता है, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी हो चाहे 50 वोल्ट, हमें जरूरत ही नहीं, वो कितने वोल्ट की है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये प्रूव करना है कि इसके सेंटर पे जो है ना भाई, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। वो क्यों 0 होगा उसको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो 0 होगा। सेंटर अब हम ओ नहीं मानते, ओ 0 जैसा लग रहा है, तो सेंटर को अब हम ओ डैश बोल दे रहे हैं ताकि 0 ना लगे। तो इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये प्रूव करना है, तो कर सकते हो प्रूव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे ये भी एनसीईआरटी में नहीं आता, एक लॉजिकल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तुम्हारे लिए, ठीक है। ये भी एसएलए प्रदीप में आपको मिल जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 5 मिनट ले लो आप, कर लो, फिर मैं करा देता हूँ, या मैं ही कराऊं, कोशिश करोगे मैं करा दूं बेटा? कर रहे हैं सर। सर कोशिश कर लेंगे। चलो कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार होती है। सर करवा दो। करवा दूं, चल मैं करा ही देता हूँ। क्या किया तूने, क्या कोशिश की, पेज फाड़ा क्या, बस इतनी कोशिश की, नालायक। तुरंत तो छूट दे, बोला करा दो। बेटा इस बार तुम्हारे पेपर ऊपर होने वाले नहीं है पेपर नहीं होंगे सर? ना। पास सारे? सब पास। कॉलेज? कॉलेज कोई कॉलेज नहीं, नंबर ही नहीं होंगे, बस ऐसे ही पास कर देंगे तुम्हें, तुम्हारी शक्ल देख देख के पास कर देंगे। सर पीरियोडिक कॉलेज के लिए एग्जाम्स एंट्रेंस देख के क्लियर करेंगे करना। ना शायद। अरे कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा। और 12th के तो कैंसिल हो गए जो होने थे, 1 जुलाई से 15 जुलाई होने थे ना, जो उनके पेंडिंग रहते थे पेपर जी सर। सीबीएसई के, वो तो कैंसिल हो गए, वो नहीं होंगे अब। तो वैसे ही नंबर लगा देंगे, उनके हिसाब से नंबर लगा देंगे, प्री बोर्ड या पहले के हिसाब से लगा देंगे। चलो मैं करा दे रहा हूँ, देखते हैं इसमें, आप देख लेना, ठीक है। देखो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन है ये, आप समझ जाओगे अपने आप। भाई समझते हैं इस बैटरी का क्या रोल है, पहले तो वो देखते हैं, इस बैटरी का रोल क्या है वो समझते हैं पहले। भाई बैटरी में से तो इधर से करंट चला आई, चला कि नहीं चला, बिल्कुल चला, करंट आई चला, यहां पहुंचा करंट आई, करंट पहुंच गया यहाँ पे आई। अब करंट यहाँ पहुंच गया, अब करंट को बेटा जाने के 2 रास्ते मिल गए, 2 पाथ अवेलेबल है करंट के लिए फ्लो करने के लिए। करंट इस बड़े पाथ में से भी उधर जा, अब करंट को एम से एन पे जाना है भाई, एम से एन पे जाना है करंट को। तो करंट को एम से एन पे जाना है, तो ऐसा तो नहीं सारा इसमें से चला जाएगा या सारा उसमें से कर चला जाएगा, 2 पाथ अवेलेबल है। तो कुछ करंट इसमें से चला जाएगा और कुछ करंट ऊपर से चला जाएगा। मान लो कुछ करंट इसमें से गया, इसमें से कितना करंट गया, इसमें से चला गया I1 करंट। तो ये बड़े वाले पाथ में से कितना जाएगा, बड़े वाले पाथ में से करंट चला जाएगा कितना, I2 करंट चला जाएगा। अरे कितना चला जाएगा, I2 करंट चला जाएगा, I2 जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस बैटरी का तो कोई काम रह नहीं गया। ये बैटरी तो क्या कर रही थी, करंट दे रही थी, कितना करंट दे रही थी, I करंट दे रही थी। और ये जो जंक्शन M है, इस जंक्शन M पे करंट बढ़ गया, इसमें गया I1 और इस बड़े वाले में गया, बड़े वाले आर्क में गया
I2, छोटे वाले आर्क Mn वाले आर्क में गया I1 और बड़े वाले आर्क में गया I2। तो बैटरी का तो यही काम था, तो बैटरी को तो हटा दे रहे हैं, या जंक्शन लो लगेगा ही। जंक्शन लो आपको क्या कहता है, जंक्शन लो क्या कहता है भाई, जंक्शन लो कहता है कि I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये हटा दे रहा हूँ, बैटरी का तो कोई रोल है नहीं है ना, उसका काम तो था करंट देना, ये है। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, M से इसको कट कर लेता हूँ बेटा, हल्का सा कट कर दिया, तो ये भी M है और ये भी M है, दोनों ही M है ना। मैं इसको भी M से ही N से कट कर ले रहा हूँ, तो ये भी N है और ये भी N है। तो अब देखो, अगर हम देखें तो ये तो भाई इसका सेंटर था, बिल्कुल इसका सेंटर था ना सेंटर, हाँ था सेंटर। तो ये इसके साथ ये एंगल ये है, छोटे वाले आर्क का सेंटर पे एंगल कितना आएगा, छोटे वाले आर्क का सेंटर पे एंगल देखते हैं कितना आएगा। हमें तो पता नहीं छोटे वाले आर्क का, ये छोटे वाला आर्क है Mn, बड़े वाले को भूल जाओ अभी। छोटे वाला जो आर्क है Mn, उसका सेंटर पे, सेंटर O डैश पे कितना एंगल वो बनाएगा। तो छोटे वाला जो आर्क है Mn, ठीक है, उसका सेंटर पे कितना एंगल होगा, वो एंगल हम देखते हैं, वो कितना एंगल ट्रेस करेगा। तो वो एंगल अगर हम देखें तो कितना आएगा बेटा, वो एंगल आएगा θ1। कितना आएगा, θ1। कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 22, 25, 30, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्योंकि Mn पॉइंट तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, तो ये तो कोई कैसा भी हो सकता है। तो ये θ1 एंगल हो गया, कोई बात नहीं। इसकी वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो देखो Mn में करंट कैसे जा रहा है, Mn में करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। छोटे, इसको बड़े वाले को भूल जाओ, मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले को भूल जाओ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, छोटे वाले। छोटे वाले में करंट M से N पे जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। Mn जो छोटे वाला आर्क है, Mn जो छोटे वाला आर्क है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होता था θ में 360, याद करो। पूरे सर्कुलर लूप की वजह से होता था, पूरे सर्कुलर लूप की वजह से होता था μ0I/2r, μ0I/2r। स्मॉल आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग है, ठीक है, या रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है। और उसके एक आर्क की वजह से θ/360 होता था, आर्क की वजह से क्या होता था, θ/360 होता था, ये होता था। तो मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, इसमें तो एंगल आपको उसमें डालना होता था, एंगल आपको डिग्री में डालना पड़ता था, θ डिग्री में डालना पड़ता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे डालना पड़ता था। अगर आप रेडियन में डालने में इंटरेस्टेड हो, तो रेडियन में अगर θ हमें डालना पड़े तो 360 कितने रेडियन के बराबर होता है, तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 2 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूले में ध्यान देना है कि θ अब डिग्री में नहीं डलेगा, θ अब रेडियन में डलेगा। अब जो θ है वो रेडियन में डलेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब जो θ है वो रेडियन में डलेगा, तो डाल देंगे रेडियन में, तो कोई नहीं। B1 निकाल रहे हैं, तो M से N पे जा रहा है करंट, I1 करंट है, कैसे गया, M से N पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, M से N पे गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। कितना होगा, B1 होगा। करंट कितना है, करंट तो वही है, I1 है। करंट कितना है भाई, करंट I1 है, रेडियस R ही रहेगा, एंगल कितना होगा, θ1 होगा। अरे एंगल कितना होगा, θ1 होगा। बहुत आसान, किधर आएगा B1, आउटवर्ड नॉर्मल। तो B1 आउटवर्ड नॉर्मल है, तो B1 की डायरेक्शन डॉट से दिखा दी, डॉट मतलब ये B1 है, तो B1 क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। कहाँ पे, O डैश पे, सेंटर पे, आउटवर्ड नॉर्मल, पॉइंट से दिखा दिया। बड़े वाले आर्क की बात करते हैं, बड़े वाले आर्क की बात करते हैं। तो ये N है और ये M है। अब बड़े वाले आर्क की बात करते हैं, ये बड़े वाला MN आर्क की बात कर रहे हैं, बड़े वाले MN आर्क की बात कर रहे हैं, MN बड़े वाले आर्क की बात कर रहे हैं।
इसके लिए क्या है बेटा, इसके लिए करंट कैसे जा रहा है, करंट इसके लिए क्या है, क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बड़े वाले आर्क की वजह से, बड़े वाले करंट कैरिंग आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा। कितना होगा, वो B2 होगा। बड़े वाले आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले आर्क की में करंट किधर चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा। तो B2 कितना होगा, थीटा म्यू नॉट I बाय 4 पाई आर। भाई अब बड़े वाले आर्क में तो करंट कितना है, I2 है, तो बड़े वाले आर्क में करंट I2 है। रेडियस तो सेम रहेगा दोनों आर्क का, लेकिन ये वाला जो अब ये आर्क का ये एंगल है, बड़े वाले आर्क का एंगल तो ये है, छोटे वाले का तो θ1 था, तो बड़े वाले आर्क का एंगल कितना होगा, θ2। तो बड़े वाले आर्क का एंगल होगा θ2। तो बड़े वाले आर्क का एंगल हो गया कितना, θ2 एंगल आ गया। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया। तो यहां तक, और इसकी B2 की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड नॉर्मल। क्या होगी, इनवर्ड नॉर्मल। तो B2 को दिखाओगे आप क्रॉस से अंदर की तरफ, कितना होगा वो B2। तो B1 B2 एक दूसरे के अपोजिट है। भाई छोटे वाला जो आर्क था MN, उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 था, आउटवर्ड नॉर्मल। छोटे वाला जो आर्क था करंट कैरिंग आर्क MN, उसका मैग्नेटिक फील्ड B1 आउटवर्ड नॉर्मल। और बड़े वाला जो आर्क है MN, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है वो इनवर्ड नॉर्मल। तो B1 B2 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो B1 आउटवर्ड नॉर्मल, B2 इनवर्ड नॉर्मल, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखो एक और चीज, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 माइनस B2। अरे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 माइनस B2। देखते हैं अब कुछ वैल्यू और देखते हैं। अब देखो एक और चीज है, θ1 की, थीटा एंगल आपको पता है, बहुत पहले आपने एक चीज पढ़ी थी थीटा, 10th में भी आप पढ़ते थे। तो थीटा अगर आपको एंगल निकालना होता था, तो भाई छोटे वाले आर्क की ही अभी बात कर लेते हैं। अब छोटे वाले आर्क की बात करता हूँ। छोटे वाले आर्क की लेंथ होगी ना कुछ, तो छोटे वाले आर्क की लेंथ मान लो कितनी है, L है, और रेडियस कितना था R, एंगल कितना था थीटा। तो छोटे वाला जो आर्क है उसकी लेंथ है L, उसका रेडियस है R, और उसका एंगल है थीटा। तो बेटा रेडियन में जो एंगल होता है वो आपको पता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस होता है, सीधा ही फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, यानी L बाय R होता है कि नहीं होता। तो ये छोटे वाला आर्क का एंगल मैंने θ1 माना, रेडियस तो R ही रहेगा। तो छोटे वाले आर्क की जो लेंथ है वो मैं L1 मान रहा हूँ। कितनी मान रहा हूँ, L1 लेंथ मान रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, θ1 क्या हो जाएगा, L1 बाय R। तो θ1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, L1 बाय R। तो R इंटू आर क्या हो जाएगा, R², और ये IL1 आ जाएगा, IL1 आ जाएगा, ये आ गया। बड़े वाले आर्क की अब देखते हैं। बड़े वाले आर्क में अगर हम देखें तो बड़े वाला आर्क ये रहा, ये बड़े वाला आर्क है, इसका एंगल θ2 है। तो बड़े वाले आर्क की लेंथ देखते हैं। तो बड़े वाले आर्क की जो लेंथ है, बड़े वाले आर्क की जो लेंथ आएगी, बड़े वाले आर्क की जो लेंथ आ रही है, तो बड़े वाले आर्क की जो लेंथ आ रही है वो L2 लेंथ आ रही है। कितनी लेंथ आ रही है, L2। भैया छोटे से आर्क की लेंथ कितनी थी, ये यहां से लेके यहां तक के आर्क की लेंथ है L1, और बड़े वाले आर्क की जो लेंथ आ रही थी यहां से लेके यहां तक, उसकी लेंथ आ रही थी L2। कितनी आ रही है, L2। तो उसके लिए जो एंगल था, तो थीटा L बाय R होता है। तो अब लेंथ आर्क की कितनी है, L2, रेडियस तो R ही रहेगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, θ2। तो θ2 कितना हो जाएगा, L2 बाय R। तो R इंटू आर क्या हो जाएगा, R², और ये I2 L2 आ गया, I2 L2 आ गया। अब एक और चीज देखते हैं बेटा, अब एक और चीज, यहां तक तो ये काम खत्म ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आगे की चीज देखते हैं हम, एक और चीज देखते हैं। ये तो लेंथ की, भाई ये छोटा सा जो, ये छोटी सी जो आर्क है, ये आर्क का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। ये छोटा सा जो आर्क है, इसका जो रेजिस्टेंस है मान लो कितना है, R1 है। अरे कितना है,
R1। तो R1 छोटे वाले आर्क का रेजिस्टेंस है और R2 बड़े वाले आर्क का रेजिस्टेंस। R1 छोटे वाले आर्क का रेजिस्टेंस है और R2 बड़े वाले आर्क का रेजिस्टेंस है, यही है। तो आपको एक चीज पता है, ये दोनों आर्क एक दूसरे के पैरेलल में है भाई। मान लो ये देखो, ये छोटा आर्क, इसमें करंट कितना I2, ये मान लो ऊपर वाला ले लेते हैं हम, ये बड़ा आर्क, इसमें करंट I2 और ये छोटा आर्क, इसमें करंट I1। तो दोनों ही तो आपस में क्या निकले बेटा, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल ही तो है। और पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो बड़े वाले आर्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और छोटे वाले आर्क के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी छोटे वाला आर्क जो Mn है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और बड़े वाला जो आर्क है Mn उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है किसमें, पैरेलल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो भाई बड़े वाले आर्क में करंट जा रहा है I2, तो बड़े वाले आर्क में करंट गया I2, बड़े वाले आर्क का रेजिस्टेंस है R2। छोटे वाले आर्क में करंट जा रहा है I1 और छोटे वाले आर्क का रेजिस्टेंस है R1। पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या है, पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी I1 R1 इक्वल टू I2 R2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। अब आपने एक और चीज पढ़ी है, अब अगर हम एक चीज और देखें तो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे रो। तो लेंथ बड़े वाले आर्क, छोटे वाले आर्क की लेंथ है L1, तो छोटे वाले का रेजिस्टेंस है R1। तो R1 दोनों वायर, दोनों ही आर्क, छोटा और बड़ा आर्क, वो रिंग से ही तो बना था, तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा और रेजिस्टिविटी सेम है। भाई एक रिंग के दो टुकड़े कर लो कहीं से भी काट के, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें करंट कम, जिसकी लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस कम, उसमें करंट ज्यादा, पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो R1 की वैल्यू डाल दे रहे हैं, R1 की वैल्यू आएगी रो L1 बाय A, यही है। सेम ऐसे ही बेटा क्या है, बड़े वाला जो आर्क है उसका रेजिस्टेंस होगा R2 और वो होगा रो L2 बाय A। तो R2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, R2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो L2 बाय A। भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो वो तो कैंसिल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो भी सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, वो भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, ये I2 L2 इक्वल आ गया I1 L1। तो I2 L2 इक्वल आ गया I1 L1। तो I1 L1 इक्वल टू I2 L2, या कह दो I2 L2 इक्वल टू I1 L1। तो I2 L2 की जगह क्या डाल देंगे, I1 L1 डाल देंगे, डाल दिया। तो क्या मिला इससे, इससे मिला कि यानी B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो B1 B2 का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो B1 की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल थी और B2 की डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ये इसलिए बताया था क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग रहे थे इसलिए बता दिया। और बोर्ड में इस तरीके के भी आने के चांस नहीं होते, बस एक कॉन्सेप्ट वाली बात है। बेटा आया समझिए, किसी दिक्कत है किसी को, हेलो, अरे आया बेटा, दिक्कत है किसी को, नहीं आ गया, किसी को दिक्कत हो, सर। चलो ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं आए।
सुनो एक काम करना, फिर तुम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लो, अब घर पे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, एसएल के कर लेना, प्रदीप का कर लेना। मैं अब अगली क्लास में वो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसकी एक दो एप्लीकेशन रहती है, बायट लॉ की रहती है, मैं वो करा दूंगा। फिर इनमें डिवाइस है, ये चैप्टर बहुत लंबा है, इनमें डिवाइस भी बहुत है। इसमें एक डिवाइस आएगा साइक्लोट्रॉन आएगा, दूसरा मोइन कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो है थोड़ा ये चैप्टर बड़ा चैप्टर भी है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट भी है, थोड़ा सा टफ भी है क्योंकि डायरेक्शन लेनी पड़ती है। तो थोड़ा तुम ये प्रैक्टिस कर लेना न्यूमेरिकल की, ठीक है। आप करो जो भी न्यूमेरिकल आप बोर्ड के करो या कोई भी करो, देखना आराम से हो जाएगा। और नहीं होता तो एक बार सॉल्यूशन जरूर देख लेना, तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही करते हैं बेटा। श्रेया तेरे को आया समझिए? श्रेया? यस सर। अरे तू तो खाना पीना खा बेटा, खाए। और लावण्य तेरे को आया? यस सर। तूने भी खाना छोड़ दिया लगता है। चलो कोई बात नहीं, करना बेटा, प्रैक्टिस कर लेना इस चीज की। और फिर अगली क्लास में फिर आज तो मैंने क्वेश्चन के लिए ही रखी थी मैं कि आज न्यूमेरिकल करा दूं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने रखा था कि इसमें 3-4 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इस चैप्टर से 3 नंबर के तो आ ही जाते हैं, ठीक है। अब वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का, या एक 3 नंबर का, वैसे भी आ जाता है। तो इसलिए मैंने रखा। कई बार 4 नंबर के भी आ जाते हैं, 2-2 नंबर के 2 भी आ जाते हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है। आप घर पे करना प्रैक्टिस, एसएल में है बहुत सारे, प्रदीप में है, किसी बार 10 ईयर है तो उसमें भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आप करना, ठीक है। तो क्लास एंड कर देते हैं बेटा आज, ठीक है। क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं आप, ठीक है। नमस्ते सर। क्या हुआ बेटा? नमस्ते सर। ठीक है, ठीक है बेटा, एंड कर रहा हूँ।